नमस्कार साथियों, एवरग्रीन पाठशाला के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भारत का भूगोल हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम पहला टॉपिक भारत का सामान्य परिचय देख रहे थे। भारत का जो सामान्य परिचय है उसमें हमारी अब तक 2 क्लासें हुई हैं। कितनी क्लासें हुई हैं? 2। पहली जो क्लास थी उसमें हमने सिलेबस का इंट्रो किया था कि राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में भारत का भूगोल के कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, और इसके साथ साथ इसमें हमने भारत का ऐतिहासिक स्वरूप देखा था। ऐतिहासिक स्वरूप में हमने क्या देखा? हमने देखा था कार्बोनिफेरस जो युग आया उससे पहले पृथ्वी के सभी महाद्वीपीय भाग एक जगह एकत्रित थे, जिसे हमने पैंजिया कहा। फिर कार्बोनिफेरस युग में इस पैंजिया में विखंडन हो गया और विखंडन से ऊपर के साइड में बना अंगारा लैंड और नीचे के साइड में बना गोंडवाना लैंड, और इन दोनों के बीच में टैथिस सागर बना। ठीक है, ये चीज हमने देखी। हमने देखा कि गोंडवाना लैंड से भारत का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश बना, और इस टैथिस सागर के अवसादों में वलन से भारत का हिमालय पर्वतीय प्रदेश बना। फिर हिमालय से कुछ नदियां निकली और वो अपने साथ अवसाद लेके आने लगी और उनका जमाव यहाँ जमा करने लगी। इन सेडिमेंट्स के जमाव से और प्रायद्वीपीय पठारों के नदियां जो निकली उनके सेडिमेंट्स से जमाव से यहाँ पर उत्तरी मैदानी प्रदेश का निर्माण हो गया, और इसी प्रकार तटीय मैदानों का निर्माण हुआ। ये थे भारत का ऐतिहासिक स्वरूप वाली बात। अब हम बात करते हैं, दूसरी क्लास में हमने पढ़ा भारत का आकार। सबसे पहले हमने भारत की आकृति देखी। मैप पर देखकर भी आप समझ सकते हैं कि भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। ठीक है, उसके बाद भारत का क्षेत्रफल देखा। तो क्षेत्रफल में हमने देखा भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के क्षेत्रफल की बात करें तो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में स्थान की बात करें तो 7वां स्थान है। ठीक है, और क्षेत्रफल के आधार पर देश का सबसे बड़ा राज्य देखें तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य गोवा है। ये चीजें हमने देखी। फिर हमने देखा कि भारत की जो स्थिति है वो क्या है। भौगोलिक अवस्थिति में हमने देखा अक्षांशीय रेखाओं की दृष्टि से जब हमने देखा तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और जब हम देशांतरीय दृष्टि से देखते हैं, देशांतरीय दृष्टि, तब भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। फिर हमने देखा कि ग्लोबीय दृष्टि से देखें या ग्लोब से देखें, ग्लोबीय दृष्टि से भारत उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, ये चीजें हमने डिस्कस की। इसके बाद हमने भारत का अक्षांशीय विस्तार देखा। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ उत्तरी अक्षांश होंगे क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, 37 डिग्री 6 मिनट तक है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यदि हम द्वीपों को शामिल कर लेते हैं तब भारत का अक्षांशीय विस्तार इस 6 डिग्री 45 मिनट से प्रारंभ होता है। ठीक है, और ये जो बिंदु है जिसका नाम इंदिरा पॉइंट है, इस बिंदु की दूरी की बात करें हम तो ये 876 किलोमीटर है भूमध्य रेखा से। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ये जो बिंदु है, इस बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ऊपर वाला बिंदु है, इसका नाम है इंदिरा कोल। आपको याद क्या रखना है, इंदिरा तो दोनों जगह आएगा। ऊपर कोल आए तो हम ऊपर चले जाएंगे, उत्तरी बिंदु हो जाएगा, और पॉइंट आए तो वो दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो ये बिंदु है कन्याकुमारी। ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है। उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु के बीच की दूरी की जब हम बात करते हैं तो ये दूरी आती है 3214 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद हमने देखा देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार में हमने देखा कि भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से प्रारंभ है, क्योंकि हमने देखा पूर्वी गोलार्ध में देशांतरीय दृष्टि से, और इधर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है। इन दोनों के जो बीच की दूरी है, ये दूरी है 2933 किलोमीटर, और इन दोनों का अंतर होता है 281 किलोमीटर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गोहर माता गांव गुजरात में पड़ेगा, और इधर जाएं पूर्वी बिंदु पर तो एक कीबीथू गांव है जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, सारी चीजें देख ली हमने कि अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, बीच की दूरियां कितनी हैं और कितना उनके बीच में अंतर है। ये चीजें हम देख चुके हैं।
अब हम आगे चलें। अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहले हम देखेंगे भारत का मानक देशांतर। आराम से समझते हुए चलेंगे, लोड लेने की जरूरत नहीं है। भारत के मानक देशांतर की बात करें तो कितने डिग्री को भारत का मानक देशांतर बनाया गया है, हमें यह देखना है। यह है भारत का मैप। हमने देखा मानक देशांतर निर्धारित करना है, तो मतलब ये तो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और ये है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का मानक देशांतर भारत में ही कहीं होगा, ये भी हमें पता है। तो यदि हम बात करें, पहले तो ये देखें कि भारत मानक देशांतर निर्धारित क्यों किए जाते हैं। मानक देशांतर इसलिए बनाए जाते हैं कि उस भूभाग या उस क्षेत्र के लिए एक निश्चित समय निर्धारित किया जा सके, क्योंकि हमने देखा है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है, तो ऐसे तो हर जगह अलग अलग समय हो जाएगा ना। इसलिए ये समय का जो अंतर है, इसे खत्म करने के लिए एक मानक देशांतर निर्धारित किया जाता है, जहाँ से संपूर्ण देश का समय निर्धारित होता है। तो भारत के लिए वो मानक देशांतर 82.5 डिग्री है। कितना है भारत का मानक देशांतर की बात करें, भारत का मानक देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट है। अब आप देखो कि जो 82 डिग्री 30 मिनट है ना, ये कहाँ पड़ सकता है। तो हमारा जो विस्तार शुरू होता है देशांतरीय, वो होता है 68 डिग्री 7 मिनट से, और खत्म कहाँ होता है, खत्म होता है 97 डिग्री 25 मिनट पे। तो 82 डिग्री 30 मिनट लगभग भारत के बीचों बीच पड़ेगा, ये भी हमें आइडिया है। कहाँ होगा, अब आप देखिए, ये 68 डिग्री 7 मिनट है और ये 97 डिग्री 25 मिनट। अगर हम बीचों बीच में एक लाइन खींच दें तो लगभग यहाँ पड़ेगा भारत का मानक देशांतर। ठीक है, ये है भारत का मानक देशांतर। ठीक है, इसको लिख देते हैं हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, भारत का मानक समय। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, ये तो हमने निर्धारित कर लिया कि भारत का जो मानक समय निर्धारित किया गया है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। समय की बात करें तो समय कितना होगा, कैसे होगा, वो बाद की बात है। अभी ये बात करनी है कि जो ग्रीनविच मीन लाइन है उससे भारत का समय कितना आगे है, कितना पीछे है, या उनके बीच में कितना अंतर पाया जाता है। तो मान लेते हैं ये जो रेखा है ये ग्रीनविच मीन लाइन है, GMT है। GMT से भारत का समय कितना आगे है, कितना पीछे है, कितना अंतर है, ये हमें देखना है। बात करें तो मान लीजिए कि GMT पे 12 बजे, दोपहर के 12 बजे हुए हैं GMT पे। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, GMT 0 डिग्री देशांतर और यह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो अंतर हो गया 82.5 का अंतर हो गया ना। अब 82 को तो आप 4 से जब गुना करोगे तो आएगी 328 मिनट, और ये 30 डिग्री जो है ये आधा देशांतर है। तो इस आधे देशांतर के लिए जो 4 मिनट का आधा है वो 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 मिनट और जुड़ जाएंगे, तो टोटल जो समय का अंतर आएगा वो 330 मिनट आएगा। एक घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 330 में 5 तो सीधे सीधे घंटे हो जाएंगे। ये हो गए 5 घंटे और 30 मिनट। अब हमें ये तो पता चल गया कि भारत का जो मानक समय है वो GMT से 5.5 घंटे का अंतर रखता है। 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है भारत के समय में और GMT के समय में। लेकिन अब भारत का समय GMT से आगे है या पीछे है, हमें ये देखना है। जब मैंने आपको देशांतरीय रेखाएं पढ़ाई थी तब मैंने एक कारण बताया था कि पूर्व का समय आगे क्यों रहता है, पश्चिम का समय पीछे क्यों रहता है। मैंने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, तो जब वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है तो पूर्व का समय आगे है और पश्चिम का समय पीछे है। तो भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी देशांतरों में स्थित है, तो भारत का जो समय है वो GMT से आगे है। कितना आगे, 5.5 घंटे आगे। तो भारत का समय 5.5 घंटे आगे है, 5 घंटे 30 मिनट। जब GMT पर दोपहर के 12 बजे हैं उस टाइम भारत का जो समय होगा वो भारत का समय होगा 5:30 सायकाल वाले
पीएम का जो समय है वो होगा भारत में। जब दोपहर के 12 बज रहे होंगे जीएमटी पर, तब भारत में शाम के 5:30 हो रही होंगी। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए। अब हम तक हमने दो चीज़ें पढ़ी, भारत का मानक देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को चुना गया है, और भारत का मानक देशांतर जीएमटी से 5.5 घंटे आगे। ये बातें भी हमने देख ली, ठीक है। अब हम एक बार इन सबको इरेज कर देते हैं, ये हम नोट्स में लिख लें। अब आती है एक इंपॉर्टेंट बात, एक स्थान आता है नैनी। इस स्थान को आप याद रखेंगे, ये जो नैनी नामक स्थान है ये यूपी के प्रयागराज के निकट है। प्रयागराज के निकट यूपी, प्रयागराज के निकट यूपी। और ये जो पूर्वी देशांतर है 82.5 डिग्री, ये यहाँ से गुजरता है, नैनी नामक स्थान से गुजरता है, जो कि प्रयागराज के निकट है यूपी में, ठीक है। ये स्थान आपको याद रखना है। इसके बाद अगला बिंदु आता है कि जो भारत का मानक देशांतर है वो भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरता है। अब इसके बाद आप राज्य देखेंगे। अब ये देखो, ये जो राज्य है इस राज्य का नाम है यूपी, ठीक है, ऊपर ही ऊपर उत्तर प्रदेश। फिर ये बिंदु यहाँ पे देखो, यहाँ आ रहा है, तो इसका जो नाम है उसका नाम है एमपी। फिर हम आगे चलेंगे तो ये जो राज्य है इसका नाम है छत्तीसगढ़। नीचे की तरफ आएंगे तो ये वाला जो राज्य है इसका नाम है ओडिशा। मैं सबके पहले पहले अक्षर लिख रहा हूँ। और इसके नीचे ये जो लंबा सा भाग आ रहा है इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। सॉरी, अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश। एपी लिख देता हूं, आंध्र प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश तो इस साइड में जहां हमने देखा था कीबुथुका, ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है। इन 5 राज्यों से गुजरता है भारत का मानक देशांतर। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? ट्रिक की बात करें तो इसको याद रखने की ट्रिक है, अंकल मेड chocolate oats अगेन। अंकल के यू से बात करें हम तो अंकल के यू से बनेगा उत्तर प्रदेश, जिसे हम यूपी बोलते हैं। मेड के एम से बनेगा एमपी। चॉकलेट के सीएच से बनेगा छत्तीसगढ़। ओट्स से बात करें तो ओट्स के ओ से बनेगा ओडिशा, और अगेन के ए से बनेगा आंध्र प्रदेश। अगेन के ए से बनेगा आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से गुजरता है भारत का मानक देशांतर। एक बार फिर देखें, भारत का जो मानक देशांतर है, एक बात वो और लिख दो, यहां लिख देते हैं उन स्टार बनाकर। भारत का मानक समय, मानक देशांतर, भारत का समय लिख देते हैं। भारत का समय जीएमटी से 5.5 घंटे आगे। भारत का समय जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। 5 घंटे 30 मिनट आगे। अब भारत के मानक देशांतर के बारे में जितनी भी चीजें थी ना, वो मैंने आपको यहां बता दी, ठीक है। भारत का मानक देशांतर कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय है। ये चीज मैंने यहां लिख दी। कहां से गुजरता है? प्रयागराज के निकट नैनी, उत्तर प्रदेश से ये गुजरता है। भारत का समय जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है। और कौन कौन से राज्यों से गुजरता है? तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। ट्रिक क्या है? अंकल मेड चॉकलेट ओट अगेन, ठीक है। अब हम इनको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, तो आप भी मेरे साथ साथ नोट डाउन कीजिए। पहले टॉपिक लिख लीजिए आप, भारत का मानक देशांतर। भारत का मानक देशांतर, भारत का मानक देशांतर। बात करें तो पहली लाइन लिखेंगे 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक देशांतर, भारत का मानक देशांतर चुना गया है या निर्धारित किया गया है, ठीक है।
अब दूसरा बिंदु लिखेंगे, भारत का समय GMT से, ग्रीनविच मीन टाइम जो है, ग्रीनविच माध्य लाइन जो है, उससे 5.5 घंटे 5 घंटे 30 मिनट 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कितना आगे है? 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अगली बात करें, भारत का मानक देशांतर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के निकट नैनी नामक स्थान से गुजरता है। 3 बिंदु हो गए। चौथा बिंदु लिखेंगे आप। चौथे बिंदु में आप लिखेंगे, भारत का मानक देशांतर 5 राज्यों से गुजरता है। भारत का मानक देशांतर 5 राज्यों से गुजरता है। भारत का मानक देशांतर 5 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन से हैं? पहला लिखेंगे आप उत्तर प्रदेश, दूसरा लिखेंगे मध्य प्रदेश, इसी तरह लिखें और फिर सामने मैं इनकी ट्रिक लिखवा दूंगा आपको ताकि याद रहे। तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है ओडिशा और पांचवा है आंध्र प्रदेश। जब इसकी ट्रिक की बात करें तो इसकी ट्रिक होगी, अंकल मेड चॉकलेट ओट्स अगेन। अंकल मेड चॉकलेट ओट्स अगेन। ये था भारत का मानक देशांतर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भारत की जो भारत की नहीं, कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे। अब कर्क रेखा की बात करें, हमने देखा था भारत का जो अक्षांशीय विस्तार था वो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू हो जाता है और इधर ये अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश। ठीक है, या उत्तरी अक्षांश। अब हम बात कर रहे हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की। 23.5 जो डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसे कर्क रेखा कहा जाता है। जब हम 8 में 15 जोड़ेंगे तो 23 आएगा और जब हम 23 में 14 जोड़ेंगे तो 37 आएगा। मतलब ये मान लो कि कर्क रेखा भी भारत के बीचों बीच से गुजरती है। भारत का मानक देशांतर ऐसे गुजर रहा था, यहाँ से ऐसे भारत का मानक देशांतर गुजर रहा था और कर्क रेखा ऐसे गुजरेगी, क्योंकि हमने देखा था कि अक्षांशीय रेखाएं ऐसे होती हैं और देशांतरीय रेखाएं ऐसे होती हैं। ठीक है, ये चीज हम देख चुके हैं। अगर हम बात करें कर्क रेखा की, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। कर्क रेखा कहां कहां से गुजरेगी ये हमें देखना है, तो आप मैप पर ध्यान देते हुए चलेंगे। मैं कर्क रेखा बना रहा हूं, ठीक है, इसको आपको याद भी रखना है, बाद में हम इसको नोट डाउन अच्छे से कर लेंगे। ये देखो, ये कर्क रेखा मैं बना रहा हूं। ऐसे गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश है उसे कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य आएंगे? तो देख,
ये तो हो गया गुजरात। ये देखिए छोटा सा हिस्सा यहाँ राजस्थान से गुजरता है, ये हो गया राजस्थान। ये वाला भाग है मध्य प्रदेश, ये वही छत्तीसगढ़, ये झारखंड, ये पश्चिम बंगाल, ये त्रिपुरा और ये भाग है मिजोरम। इनसे गुजरती है भारत का कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इन राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एक बार नोट डाउन करिए, कर्क रेखा कहते किसको है कर्क रेखा, ये आप सभी को पता होना चाहिए। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है और ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य से गुजरती है। जब हम इनका ट्रिक देखें तो पश्चिम से पूर्व की तरफ गुजरेगी। तो ट्रिक है इसकी, ट्रिक को हम इस साइड में लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार इसको मिटा दीजिए, इधर आ जाइए आप, इस साइड में ट्रिक सही रहेगी क्योंकि इजीली आप देख भी पाओगे। 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, ट्रिक की बात करें तो पश्चिम से पूर्व के क्रम में आएगी। गरम, गरम का अलग अलग शब्द अलग अलग जगह लिखे, गरम, फिर लिखो चीकू जामुन, गरम चीकू जामुन, पत्रिका में, पत्रिका में, पत्रिका में, एक मिनट ये मेरे को यहाँ थोड़ा, पत्रिका में मिलते हैं। ठीक है, ये है इसकी ट्रिक, गरम चीकू जामुन पत्रिका में मिलते हैं। गैसे अगर हम बनाएंगे तो गैसे बनेगा गुजरात, गुजरात, रैसे बनेगा राजस्थान, मैसे बनेगा मध्य प्रदेश, चीकू के सी से बनेगा छत्तीसगढ़ और जामुन के जैसे बनेगा झारखंड। पत्रिका के पैसे बनेगा पश्चिम बंगाल, पत्रिका के त्री से बनेगा त्रिपुरा। ये तो हो गए 7। अब काम में से कुछ नहीं बनेगा और ये जो मिलते में मी है इससे बनेगा मिजोरम। ठीक है, इनसे गुजरती है कर्क रेखा। मैंने 8 राज्य आपको बता दिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। सबसे पहले और एक बात सुनिए, हमें पता है कि सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, लेकिन 21 जून के दिन, 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर गिरती हैं। ये लिख लें, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत गिरती हैं। इस दिन को क्या कहते हैं? इस दिन को या 21 जून को कर्क संक्रांति कहते हैं। कर्क संक्रांति कहा जाता है, कर्क संक्रांति कहा जाता है। इस दिन होता क्या है? जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा तो हमें पता है कि इस दिन का जो दिन है वो सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे बड़ा दिन होता है ये उत्तरी गोलार्ध का, और सबसे छोटी रातें होती हैं इस दिन, सबसे छोटी रात 21 जून को होता है। और 2015 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है, ये भी मनाया जा रहा है, ये हमें पता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। एक चीज और याद रखनी है, हमने देखा था 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक देशांतर है और 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, और दोनों भारत के मध्य से गुजर रही हैं। एक ऐसे गुजरती है जैसे अभी मैंने कर्क रेखा दिखा रखा है, और देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण गुजरती हैं। ये पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम आप कह सकते हैं, ऐसे गुजरती हैं। तो ये दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं काटती भी होंगी क्योंकि दोनों मध्य से गुजर रही हैं। तो देखते हैं कहाँ पर काटती हैं। अभी मैं मैप पर ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं, भारतीय
मानक देशांतर बनाता हूँ। ये भारत का मानक देशांतर है, ये यहाँ काटेंगे और फिर ये यहाँ से निकल जाएगा। ये है 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये इस बिंदु पर काट रहे हैं, इस बिंदु पर ध्यान दीजिए। ये जो बिंदु है, ये बिंदु, इस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं आपस में काटती हैं। और ये बिंदु जो है ना, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है और छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला है छत्तीसगढ़ का, जहां पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, कोरिया जिला, CH लिख देता हूं, आपको याद रहेगा ना, CH। ठीक है, कोरिया जिला छत्तीसगढ़ में भारत का मानक देशांतर और कर्क रेखा आपस में मिलते हैं, ये एक दूसरे को कट करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम इनको नोट डाउन कर लेते हैं। सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, मैप पर समझ ली कौन सी चीज़ कहाँ है, कैसे है। अब इन सारी चीज़ों को एक बार लिख लेते हैं। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, कर्क रेखा के निकटतम स्थित राजधानियाँ। 3 राजधानियाँ आपको याद रखनी है, कर्क रेखा के निकटतम राजधानियाँ। तो कर्क रेखा के निकटतम जो राजधानियाँ हैं, उसमें पहले लिखेंगे आप भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। दूसरी लिखो रांची, जो कि झारखंड की है। और तीसरी लिखेंगे आप आइजोल, जो कि मिजोरम की राजधानी है। ये 3 राजधानियां कर्क रेखा के निकटतम स्थित राजधानियां हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कर्क रेखा के बारे में पढ़ी हैं। ठीक है, इन सब चीजों को हम एक बार अब नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करने के लिए आप टॉपिक डालिए कर्क रेखा, और अब पहला बिंदु लिखना आप प्रारंभ करेंगे। मेरे साथ साथ नोट डाउन करते रहें, चीजें क्लास में ही नोट कर लें, अच्छे से याद हो जाएंगी। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। किसको कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। दूसरा बिंदु लिखें, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसका पश्चिम से पूर्व क्रम निम्न है। जिसका पश्चिम से पूर्व क्रम निम्न है। ठीक है, पहला लिखेंगे आप गुजरात, दूसरा लिखेंगे राजस्थान, तीसरा लिखेंगे मध्य प्रदेश, चौथा लिखेंगे छत्तीसगढ़, पांचवा लिखेंगे झारखंड, छठा लिखेंगे पश्चिम बंगाल, सातवां लिखेंगे त्रिपुरा, और आठवां लिखेंगे मिजोरम। अब मैं इनकी ट्रिक इनके नीचे लिख देता हूं, है ना। यहां मैं बना देता हूं ट्रिक, है ना। पढ़ना कैसे वो आपको मैंने बता ही दिया, सीधा मिला के पढ़ेंगे। गरम, ये तीनों हो गए गरम। फिर इसको पढ़ेंगे आप चीकू, इसको पढ़ेंगे जामुन, चीकू जामुन। पश्चिम बंगाल के इसको पढ़ेंगे पै, पश्चिम बंगाल वाला। फिर उसके बाद यदि हम देखें तो इसको हम पढ़ लेंगे त्रि, और इसके साथ ही जोड़ देंगे का, पत्रिका, में, यहाँ में आ गया, और यहाँ आ जाएगा मिलते। तो मी से मिजोरम हो जाएगा मिलते हैं। क्या थी ट्रिक? गरम, चीकू, जामुन पत्रिका में मिलते हैं। गरम, चीकू, जामुन पत्रिका में मिलते हैं। अब तक हमने 2 बिंदु देखे।
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसका पश्चिम से पूर्व क्रम निम्न है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम, ये बात आप अच्छे से देखें। ठीक है, ट्रिक क्या बताई मैंने? गरम चीकू जामुन पत्रिका में मिलते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे कर्क रेखा के निकटतम स्थित राजधानियां। कर्क रेखा के निकटतम स्थित राजधानियां। ठीक है, तो नाम लिख दें आप भोपाल, ब्रैकेट में लिख दें एमपी, दूसरा लिखें रांची और ब्रैकेट में लिख दें जेएच झारखंड, और तीसरा लिखें आइजोल और ब्रैकेट में लिख दें मिजोरम। कर्क रेखा के निकटतम स्थित राजधानियां भोपाल, एमपी, रांची, झारखंड, आइजोल, मिजोरम। ठीक है, इसके बाद 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर गिरती हैं। कर्क रेखा पर गिरती हैं 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर गिरती हैं। इस दिन को कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन को कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन को कर्क संक्रांति इस दिन को कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन को कर्क संक्रांति कहते हैं। एक मिनट रुकना आप। इस दिन को कर्क संक्रांति कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला बिंदु लिखेंगे आप। नंबर 5 बिंदु है 21 जून को सबसे बड़ा दिन 21 जून को सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है। नंबर 6 पर नंबर पॉइंट लिखेंगे। कर्क रेखा व 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कर्क रेखा व 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कोरिया जिला छत्तीसगढ़ में मिलती हैं। कोरिया जिला छत्तीसगढ़ में मिलती हैं। छत्तीसगढ़ में मिलती हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम भारत की सीमाएं देखेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल की क्लास में।